क्लास। आज हम आपके लिए लाए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारा सैम्पल पेपर की सीरीज का थर्ड पेपर, जिसमें हमने सभी चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्पीड अप कर देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के अपने इस पेपर्स को भी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एमसीक्यूज का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth will be affected? मतलब अगर आपके सलाइवा में टाइलिन एंजाइम, salivary amylase एंजाइम एब्सेंट होगा तो वो कौन सी इवेंट है इन चारों में से जो कि अफेक्ट होगी। ठीक है, तो पहला आपको ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड। तो क्या प्रोटीन का ब्रेकडाउन माउथ में होता है? नहीं। प्रोटीन ब्रेकडाउन अगर हम बात करें, प्रोटीन का डाइजेशन पहले स्टार्ट कहाँ होता है? तो स्टार्टिंग प्रोटीन की डाइजेशन की होती है पहले हमारे स्टमक में, तो माउथ में तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। हाँ, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखो जब हम खाना चबाते हैं तो होता क्या है कि खाना चबाने पे थोड़ी देर बाद उसमें लार घुलती है, तो भले ही हमने एक रोटी का टुकड़ा ही नॉर्मल सा क्यों ना खाया हो, कोई मीठी चीज़ नहीं खाई हो, बट उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर चबाने के बाद हमें वो रोटी का टुकड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट करने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टार्च है उस रोटी के टुकड़े में वो कन्वर्ट होता रहता है शुगर में। ठीक है, और ये कन्वर्जन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम salivary amylase इन आर सलाइवा। मतलब हमारे सलाइवा में जो salivary amylase एंजाइम है, या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, उसकी वजह से इस स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है किसमें? शुगर में, और इसी वजह से हमें भोजन थोड़ा मीठा टेस्ट करने लग जाता है। ओके, फैट ब्रेकिंग डाउन, फैट तो नहीं होता, और एब्जॉर्प्शन तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ठीक है, जैसे लाइम वाटर में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम अपने, ये आपके बुक में एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है ना, जब आप एक्टिविटी पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि लाइम वाटर में क्या करते हैं, एक पाइप से एयर ब्लो करते हैं, और हमारे मुंह से जो निकली एयर है उसमें क्या है? CO2 है। ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी लाइम वाटर में CO2 मिलती है तो क्या बन जाता है? CaCO3, जिसका कलर कैसा हो जाता है? जो कि थोड़ा मिल्की अपीयरेंस होता है, इट टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है ऑप्शन बी में। चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम सबने बचपन से ही सुन रखा है ना कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, तो ये एक्चुअल जो है गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन ऑल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? हमारी बॉडी के सारे सेल्स, सारे टिश्यू से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो लेकर के आती हैं, ऑल्वेलाई में पहुंचा देती हैं, और ऑल्वेलाई क्या होता है? ऑक्सीजन रिच होता है, वो अपना ऑक्सीजन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन टिश्यूज को दे देता है, और टिश्यूज जो है वो अपना CO2 किसको दे देते हैं? ऑल्वेलाई को दे देते हैं। तो ये हमारा जो एक्सचेंज है ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, नहीं, यहाँ तो होगा ही नहीं। ओके, ये तो खाली पैसेज है किसका? एयर का। देन ऑल्वेलाई ऑफ लंग्स, हाँ, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल्वेलाई एंड थ्रोट, थ्रोट में थोड़ी होने लग जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा ना, वो लंग्स के अंदर। मतलब देखो, जो हम क्या करते हैं, नोस्ट्रल से एयर इनहेल करते हैं, देन नेजल पैसेज, देन ये जो आपका एयर है वो कहाँ पर जाएगा? आपके फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल और टर्शरी ब्रोंकियल, और उसके बाद फर्दर ये पहुंचते हैं लास्ट में ऑल्वेलाई में, जहां मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ये आपको चार ऑप्शन में क्या दिए गए हैं? ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं।
ठीक है, अब जैसे ब्रेन के आपने पार्ट्स भी पढ़े हैं, तो क्या क्या पढ़ा है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्या पढ़ा है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन के आपने कितने पार्ट पढ़े हैं? 3 पार्ट पढ़े, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये पार्ट आपने किसके पढ़े हैं? फोर ब्रेन के पढ़े हैं। देन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है? ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दोनों को जोड़ता है। फिर हाइंड ब्रेन में हमने क्या क्या पार्ट पढ़े थे? हमने पढ़ा था इसमें सेरेबेलम, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल था किसमें? बैलेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सेरेबेलम, और क्या था? पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो यही मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है कि ये आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा से ही आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है क्या? मेडुला। ओके, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? तो देखो, आयोडीन की कमी से हमने पढ़ा है कि कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, यानी घेंघा नामक रोग होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो फैट मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो क्या करता है, जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो ऑर्डर देता है आपके थायराइड को कि वो और ज्यादा हार्मोन जो है प्रोड्यूस करे, क्योंकि वहां पे अभी आयोडीन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन बन रहा होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो देखो, हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में हमारे, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक डायरेक्ट वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते ना, वहाँ पे एक बीच में गैप होता है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो डायरेक्ट एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसमिट नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वो बीच में थ्रू कीमोट्रांसमीटर वो क्या होता है, एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसफर होता है, और उधर दो नर्व्स के बीच में गैप होता है, और उस गैप को हम क्या बोलते हैं? उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूरल जॉइंट है, सेल जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो करेक्ट आंसर हमारा है डी है, ऑप्शन सिनेप्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। तो देखो, बात हो रही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो ऑब्वियसली प्लांट का जो भी वेजिटेटिव पार्ट है उससे जो प्रोपगेशन होगा वो कहलाएगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिंपल है, मतलब अदर देन फ्लावर। फ्लावर क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो अदर देन फ्लावर जो भी पार्ट हैं प्लांट के, अगर उससे न्यू प्लांट का जनरेशन हो रहा है तो वो हमारा किसके अंडर आएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से आराम से कर सकते हो। देखो, इसमें फ्लावर आ गया है, ये रिप्रोडक्शन में चला जाएगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको हटा दो। यहाँ पे भी फ्लावर्स है, यहाँ पे भी फ्लावर्स है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेम, रूट्स, लीव्स। ठीक है, स्टेम जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? पोटैटो का हो गया। आपका रूट्स हो गया जैसे कि आप रेडिश और कैरेट, ये सब रूट्स हैं। देन लीव्स, लीव्स में आपका क्या है? ब्रायोफिलम। ठीक, ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर। तो ये ब्रेड मोल्ड क्या है? दे आर अ काइंड ऑफ फंगस। ठीक है, ये क्या है? फंजाई है। इनमें हमने पढ़ा था कि जो इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कैसा था? थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ना कि ये क्या था? ये राइजोइड्स थे। ठीक है, और ये क्या था? ये हाइफी, और यहाँ पे स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर थे। जब ये मैच्योर होता है तो क्या होता है? स्पोरेंजियम बर्स्ट होती है और इससे स्पोर्स निकलते हैं, ढेर सारे स्पोर हो, और यहाँ पे फिर जो सरफेस हो ना वो थोड़ी मॉइस्ट हो, तो उसके बाद क्या होता है? वहाँ पे इजिली न्यू माइसिलियम ऑफ फंगस जो है ग्रो कर जाता है। तो हमारा अब ऑप्शन 4 में से चेक करना है, ये जो रैपिड स्प्रेड है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा? लाइन नंबर 4, हाँ ये सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, देखो मॉइस्चर मैंने कहा था, ये सही है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइफी, नहीं इसका उतना नहीं रोल है, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड किस में सही है? ऑप्शन नंबर सी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स? फ्लावर्स के लिए ट्रू क्या क्या है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, नहीं ये तो गलत बात है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसका मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, लाइक पपाया, ठीक है, ककम्बर, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ये प्लांट जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, पपाया वाला प्लांट आपका यूनिसेक्सुअल है। सेकेंड पॉइंट है दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाँ ये पॉइंट हमारा सही है। देन दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, फ्लावर क्या हर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो हमारे प्लांट्स, जब हम अपना किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं ना, उसमें हम एल्गा भी पढ़ते हैं, उसमें हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं, उसमें हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, उसमें हम टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, ओके, लास्ट में हम एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म में जो है हमारा क्या बनता है, उसमें हमारा अच्छा फ्लावर बनता है। बाकी में फ्लावर का फॉर्मेशन जरूरी नहीं कि हर ग्रुप में हो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, हाँ ये सही बात है। और फ्रूट्स में कौन डेवलप होता है? ओवरी, ठीक है, ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट। और ओव्यूल क्या बन जाता है? ओव्यूल बन जाता है सीड, ठीक। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही है सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी का सही है। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पिंक कलर फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड, टू पिंक and one white flower progeny, the nature of the cross will be, ठीक है। अब देखो दो क्या कैसे प्लांट थे? पिंक कलर के प्लांट थे, और उनका हमने फर्दर क्रॉस कराया तो हमें एक रेड मिल गया, ये क्या था? रेड। ये पिंक है, दो पिंक है, और एक क्या है? वाइट है, ठीक। तो ऑब्वियसली ये जो आपने क्रॉस इस टाइप का देखा था, ये हमने किस में पढ़ा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था, ये वाला इस टाइप का रेशियो हमने पढ़ा था ना। और ये जो हमें रेशियो मिलेगा, ये मिराबिलिस जिलापा वाले फ्लावर में मिलेगा, जिसमें क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक। उसमें क्या होगा कि जो पिंक फ्लावर है, दो पिंक फ्लावर, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं इसमें, इसको शुरू से सुनो, जो पेरेंट प्लांट होगा उसमें क्या होगा? एक रेड प्लांट है, ठीक है, RR, और एक वाइट वाला है। इसका जब क्रॉस कराएंगे, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन कर लो, ठीक है। कभी भी हम क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि आगे का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिंगल काइंड ऑफ गैमेट बनेगा कैपिटल आर, इसमें सिंगल काइंड ऑफ गैमेट बनेगा स्मॉल आर। अब इन दोनों को क्रॉस होने के बाद क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा पिंक, ठीक है। मतलब अगर इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका फिनोटाइप मतलब जो विजिबल कैरेक्टर है वो कैसा होगा? पिंक। अब फर्दर इसी पिंक से क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन इसी पिंक का किससे करेंगे? इससे। इसमें कितने काइंड ऑफ गैमेट बनेंगे? दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, मान लो ये मेल फ्लावर है, इसमें भी दो, ये मान लो ये फीमेल पार्ट हमने ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे? हम पनेट स्क्वायर बना देंगे जल्दी से, ठीक। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? अब हम कलर चेंज कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। यहाँ पे क्या ले लिया? फीमेल फ्लावर, यहाँ पे क्या ले लिया? मेल फ्लावर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या हुआ? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल। अब ये जो कैपिटल आर वाला है ये क्या बना है? रेड कलर फ्लावर, ठीक। ये कैसा फ्लावर बन गया? रेड। मैं इसे यहाँ पे पॉइंट कर दे रही हूँ रेड कलर का। फिर जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये कैसा फ्लावर बना? ये बना पिंक, ये और ये, ठीक। फिर जो स्मॉल आर है ये कैसा बना? ये बना व्हाइट, ठीक है। तो ये रेशियो हमें कौन सा मिला? 1:2:1, ओके, ये वही रेशियो है। और यहाँ हमने क्या कराया था इस स्टेप में? इसमें हमने कराया था सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बतानी है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। खुशी खुशी पहला ही स्टेटमेंट देख करके कि हाँ ये तो सही है टिक करके मत भाग के आना, आराम से पढ़ लेना, ठीक। अब देखो पहला ऑप्शन पे दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। तो हाँ ये बात तो सही बात है, क्योंकि कई बार होता है कि अगर कोई एक जीन अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन में, ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में अगर कोई एक चेंज हमें देखने को मिलता है तो उसको हम
एवोल्यूशन इसको हम पहले म्यूटेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे कान यहाँ पे है, हमारा जो भी जीन स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो भी कोडिंग हो रही है, जैसे भी एंजाइम्स बन रहे हैं, हमारे ईयर्स कहाँ है, ऐसे साइड में दो। अब सपोज करो किसी इंसान के यहाँ माथे पे एक कान निकल रहा है, तो उसको हम पहले क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम कंसिडर करेंगे म्यूटेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो प्राइमेट्स थे, जो बंदर थे, ठीक, हमारे जो पूर्वज थे बंदर, उनमें क्या थी, पहले टेल थी, और हमें पता है ना कि हम उन्हीं से धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। उनमें क्या था, पहले टेल थी, तो उनकी किसी प्रजाति में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो टेललेस मंकीज का वहां पे जन्म होने लग गया। तो अगर वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में है और वो धीरे धीरे वो चीज बढ़ती जा रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो सबसे पहले एक सर्टेन जीन इन अ पॉपुलेशन। अब ये क्या होगा, पूरी पॉपुलेशन में, खाली एक इंसान एक ही मंकी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, एक लार्जर पॉपुलेशन में हो रहा है, और सेवरल जनरेशन में हुआ है, कई जनरेशन होते होते फिर फाइनली क्या होगा, इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन का पार्ट है। समझ में आ गया म्यूटेशन और इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अगर हल्का सा चेंज हुआ है, जैसे कि मंकी में हुआ था कि उनकी क्या होता है, वो टेललेस होने लगे, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अब ह्यूमंस है उनमें टेल नहीं होती। ओके, सेकेंड हमारा ऑप्शन है रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। नहीं, ये ऑप्शन, ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, ये गलत स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही जाएगा। क्यों, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था ना, ये गलत स्टेटमेंट है। देखो, वेट गेन करना या वेट लूज करना ये हमेशा एक्वायर्ड कैरेक्टर में आता है, ठीक है। ये हमारा जेनेटिकली कंट्रोल नहीं होता। अगर किसी ने बहुत डाइटिंग कर ली, किसी ने बहुत स्टार्वेशन किया, उसका क्या है, उसका वेट क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। लेकिन अगर उसी के बच्चे को हम बहुत ज्यादा खाना खिलाएंगे तो क्या होगा, वो मोटा रहेगा, मतलब गोलू मोलू रहेगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो पतला ही होगा क्योंकि उसका बाप पतला था, ऐसा अब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये जो कैरेक्टर है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होने वाली है, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक्वायर्ड ट्रेट होगा। रिडक्शन इन वेट कैसा ट्रेट हो गया है, एक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था ना कि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, जिनको हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। जैसे किसी ने स्विमिंग की स्किल एक्वायर कर ली, ठीक है, साइकिलिंग आने लग गई, या फिर किसी ने जिमिंग कर ली, तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये एक्वायर्ड है। ये एक जीन से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू जीन्स ट्रांसफर नहीं होने वाले। हमारा खैर आंसर हमें मिल गया, बाकी पढ़ लेते हैं। लो वेट पेरेंट्स कैन हैव हेवी वेट प्रोजेनी, ये ट्रू है स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि जिनका वेट कम है तो उनके बच्चे वो भी कम वेट के होंगे। अगर उनका डाइट अच्छा हुआ, प्रॉपर हुआ, या ज्यादा ही हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकते हैं, हैवी वेट के हो सकते हैं। ट्रेट्स विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन डू नॉट कॉज इवोल्यूशन। हाँ, सही बात है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रेट को ट्रांसफर होना ही पड़ेगा, तभी तो इवोल्यूशन में आएगा। जैसे मैंने कहा था कि मंकी में क्या हो रहा था, टेललेस मंकी जब बनने लग गए तो वो उनके बच्चों में भी टेल नहीं आ रही है, फिर उसमें नहीं आ रही है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इवोल्यूशन होता गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। ये तो सबको पता है आप लोग को, एक्स एक्स है, क्या है, एक पेयर है, किसमें, फीमेल्स में, ठीक, और एक्स और वाई है, ये पेयर, सिंगल पेयर किसमें है, मेल में। तो नंबर ऑफ पेयर सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन, वो क्या होगा, वो सिंगल पेयर है, वन पेयर है, यानी 2 क्रोमोसोम, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as what। ये हमने पढ़ा था, कितनी बार पढ़ा है, बायो मैग्निफिकेशन। मतलब जैसे अगर कोई पेस्टिसाइड है, सपोज डीडीटी है, तो वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगा थ्रू वाटर बॉडीज, फाइटोप्लैंक्टॉन्स में, देन जूओप्लैंक्टॉन्स में, जियोप्लैंक्टॉन से स्मॉल फिशेस में, देन लार्ज फिशेस में, फिर अल्टीमेटली ह्यूमंस में। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑल ग्रीन प्लांट्स, अच्छा इनकरेक्ट बताना, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर प्रोड्यूसर, विच इज ट्रू।
ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स क्यों हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होगी, ये अपना भोजन खुद बना लेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब सिंपल सब्सटेंस यूज करते हैं CO2 एंड क्या, वाटर, और उससे बनाते हैं। तो हमारा यही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे पढ़ लेते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि सही स्टेटमेंट है। प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी सही बात है, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम, जो डीकम्पोजर होते हैं इकोसिस्टम में वो क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म्स, तो पहले से सिंपलर होते हैं, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, हाँ ये सही लग रहा है, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक, नहीं, डू नॉट ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक, नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कि जो बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनका क्या करती है, वो ब्रेक डाउन कर देती हैं, किसमें, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ग्रास हॉपर is eaten by a frog, then the energy transfer will be from producer to decomposer। क्या ग्रास हॉपर प्रोड्यूसर है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि कौन सा ग्रास हॉपर अपना खाना खुद बनाता है, खुद प्लांट से खा रहा होता है, और फ्रॉग भी डिकम्पोजर नहीं है। ठीक, ग्रास हॉपर क्या है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो दो सब में जगह काट दो, ठीक है, प्रोड्यूसर तो नहीं है। ये क्या है, ये अगर मैं बोलूँ कि प्लांट्स खा रहा है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर मान सकते हैं, सी ऑप्शन है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, 2 सेकेंडरी, हाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम ट्रॉफिक लेवल से बात करें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे प्रोड्यूसर आएंगे, ठीक है, और इनको खाने वाले हमारे क्या आएंगे, हर्बीवोर्स बोल दो या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोल दो, जरूरी नहीं कि हमेशा हर्बीवोर्स ही खाते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं ना जो हर तरह का खाना खाते हैं, वो हर्बीवोर्स या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलना ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। देन ये क्या है, सॉरी ट्रॉफिक लेवल नहीं, फर्स्ट कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल तो यही हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रॉफिक तो हमारा प्रोड्यूसर है। ठीक, ये सेकेंड ट्रॉफिक है, ये थर्ड ट्रॉफिक है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, जिसमें हमको क्या दिए रहेंगे, 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, अगर दोनों ही ट्रू हैं और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन 1 जाएगा सही, अगर दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट्स बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का तो ऑप्शन बी, अगर असर्शन ट्रू है बट रीजन ही गलत है तो सी, और स्टेटमेंट जो असर्शन का है वो गलत है बट रीजन ट्रू है तो ऑप्शन डी। पहला हमारा क्वेश्चन है, सॉरी असर्शन है, वेन्स आर थिन वॉल्ड वेसल्स एंड हैव वाल्व्स इन देम, तो ये ट्रू है, हाँ ये बात तो सही है कि वेन्स कैसी होती हैं, ये आर्टरीज से पतली होती हैं, मतलब इनकी जो वेसल्स की जो वॉल है वो कंपैरेटिवली पतली होती है। आर्टरीज की थिक क्यों होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज उनको बहुत ही फोर्सफुली जो होता है ब्लड उसमें प्रेशर से जो है फ्लो हो रहा होता है, प्रेशर से फ्लो हो रहा था क्यों, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई करनी होती है हमारे एंटायर बॉडी ऑर्गन्स को, इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे फोर्सफुल प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है और जिसकी वजह से अगर आर्टरीज की वॉल पतली होंगी, थिन वॉल होगा तो फटने का डर है, इसलिए आर्टरीज की वॉल थिक होती है। यहाँ पे क्या होता है कि वेन्स क्या करती हैं कि टिश्यूज से, मतलब हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज से, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ब्लड में लेकर के, सॉरी हार्ट में लेकर के जा रही होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्शन करके उसको हार्ट में लेके जाती है ताकि फर्दर हार्ट उसे पंप करे लंग्स में फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इनकी वॉल थिन होती है और वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स क्यों होते हैं, इंश्योर करने के लिए कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही हो। ठीक, अब रीजन दिया है वेन्स डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नहीं ये गलत है, वेन्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है,
वेन्स तो कलेक्ट करके हार्ट में लेके जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाइल इज नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव जूस। ये बात सही है। अच्छा, बाइल ट्रू डाइजेस्टिव जूस क्यों नहीं होता? देखो, बाइल का काम क्या होता है, केवल इमल्सिफिकेशन करना, साथ ही स्टमक से जो एसिडिक मीडियम में आया फूड है उसको अल्कलाइन बनाना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस जो एक्ट करेंगे वो अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, ठीक है। तो इसका इमल्सिफिकेशन क्या, इमल्सिफिकेशन है कि फैट के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, ठीक है, ताकि फर्दर फैट का डाइजेशन इजिली हो सके। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई खुद फर्दर डाइजेशन नहीं हो रहा होता है, ये हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में बाय इमल्सिफाइंग, बट इसमें खुद कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है कि ये खुद डाइजेशन में इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं कहते। रीजन है बाइल लैक डाइजेस्टिव, हाँ ये भी सही है, बाइल में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन ये सही जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स यूजली बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, इज इट ट्रू? हाँ, ये बात सही है कि जो प्लांट होता है स्पेशली उसका शूट सिस्टम, रूट सिस्टम नहीं, शूट सिस्टम क्या होगा, वो जहाँ पे सूरज की रोशनी आएगी उधर की तरफ पे बेंड होता रहता है, ठीक है। रीजन है, शूट एपेक्स शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ कॉज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ये भी बात सही है। देखो होता क्या है कि जैसे अगर हम मान ले, सपोज करो कि ये आपका सनलाइट है, ये सन है, ठीक है, इसकी लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव्स हैं, ये इसकी तरफ जाएगा, क्यों जाएगा? अब देखो ये जो इसकी स्टेम है इसके अंदर हो क्या रहा होगा, जैसे मैंने ये स्टेम बना, जिसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो आप, ऐसे करके मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ऐसे बस इमेजिन करो, ये मैंने बनानी क्या स्टेम बना रही हूँ, ठीक है। होगा क्या, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सीधे में देखो, पहले मान लो सपोज करो ये सीधा था, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो प्लांट का साइड है, इस साइड नहीं, प्लांट के जो लाइट वाला डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस साइड में ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो अकुमुलेट होता जाएगा। अब यहाँ की सेल क्या होगी, यहाँ की सेल धीरे धीरे इलोंगेट करने लग जाएंगी, ठीक है। यहाँ की सेल तो जैसी छोटी थी वैसे ही ये तो कोई इलोंगेशन हो नहीं रही है, इनका जो साइज प्रीवियस था वही है। ये वाली सेल लंबी होती जाएंगी, तो लंबी होती जाएंगी, अब अलग ऐसे फटके अलग थोड़े हो जाएंगे कि नहीं लंबा होना है, ये यहाँ वाली लंबी होती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे ना, इस साइड ये जो है बेंड होती चली जाएंगी। यही रीजन है कि ये क्या होते हैं, इनमें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो हो रहा होता है और ये दे बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो बोथ हमारे स्टेटमेंट्स क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हैव द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, समझ रहे हो, मतलब ऑपोजिट इफेक्ट्स ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन में क्या है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। रीजन दिया है, इंसुलिन लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागॉन रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे, देखो होता ये है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या कैसे हो रही है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ रही है। उस टाइम क्या होगा कि आपके पैनक्रियास की जो आइसेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स हैं वो सिक्रेट करना स्टार्ट कर देंगी क्या, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन फर्दर क्या करेगा, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, उसको डाउन करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाती है, हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाता है, उस टाइम क्या होता है, लीवर के जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना उसको क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस करेगा और ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करता है, कौन, ग्लूकागॉन। अभी आप इतने भारी टर्म पे मत जाओ, बस इतना समझो कि जो ग्लूकागॉन होता है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, और फिर ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है।
मतलब ये बैलेंसिंग इसी तरह से होती है। और ये दोनों का क्या है, एक इंसुलिन है ब्लड शुगर लेवल घटा रहा है, ग्लूकागॉन है ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है ब्लड में, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हुआ ना। तो देखो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स आर सीडलेस एंड कंटेन एम्प्टी और नॉन वायबल सीड्स। ठीक है, हाँ होता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। जैसे आजकल ऐसा ग्रो किया जा रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे वो वाटरमेलन्स हैं, ठीक है, बनाना में भी क्या है, सीड नहीं दिखता। रीजन क्या है, दे आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ ये बात सही है, यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या है वो सही है। अगर फर्टिलाइजेशन से होगा तो क्या होगा, ओवरी क्या बनेगी, फ्रूट बनेगी, और ओव्यूल क्या बन जाएगा, वो बनेगा सीड। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या होंगे, सीडलेस है। तो हमारा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जो बाकी अदर फ्लावर के पार्ट्स हैं ना, लाइक कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो सब क्या होगा, वो झड़ जाएंगे। बचेगा क्या, ओवरी। ओवरी विल डेवलप इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट है, फर्टिलाइजेशन इज नॉट इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अच्छा देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि कई बार होता है फ्रूट डेवलप होता है, लाइक इन द केस ऑफ हमने कहा था बनाना, कहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, या हमने कहा था वो वाटरमेलन जिसमें क्या है सीड्स नहीं है, कहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट फिर भी फ्रूट तो बन रहा है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, पर क्या इस स्टेटमेंट का ये एक्सप्लेनेशन है, नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैमीट कंटेन अ सिंगल एलील फॉर ईच ट्रेट। सही बात है, लाइक जैसे कि हमने गैमीट में देखा था कि एक गैमीट है, अगर हम हेट्रोजाइगस किसी भी सिंगल कैरेक्टर की बात करें, अगर हेट्रोजाइगस है प्लांट, मान लो जैसे हमारा था ना कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, या जो अभी हमने एक एग्जांपल ले रखा था इससे पहले वाला मिराबिलिस जलापा के पिंक कलर के फ्लावर का, वो क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर इसके गैमेट फॉर्मेशन की बात करें तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, दो टाइप के गैमेट बनेंगे, ये कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये गैमेट। ठीक है, वो फ्लावर कलर सिंगल ट्रेट है, क्या ट्रेट है आपका, फ्लावर कलर। ठीक, फ्लावर कलर का ट्रेट है, उसका कौन सा एलील आगे लेके जाएगा, ये वाला गैमेट रेड कलर का, इसमें फ्लावर क्या होगा, रेड फ्लावर। ठीक, और ये वाला जो जीन है वो मतलब ये वाला गैमेट है वो कौन सा ट्रेट आगे लेकर के जाएगा, वो व्हाइट फ्लावर का। ठीक है, तो ये बात तो सही आ गई। कौन सी बात, कि गैमेट कंटेन अ सिंगल एलील फॉर ईच ट्रेट। ट्रेट हमारा क्या है, फ्लावर कलर का ट्रेट है, और एक गैमेट क्या होगा, कौन ही सिंगल एलील लेके जाएगा, कौन सा, या तो रेड फ्लावर, और ये वाला कौन सा लेके जा रहा है, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, अब रीजन क्या है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द टू एलील्स of each trait segregate, one passing into each gamete at random। ठीक है, अब क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस। अब जैसे ये है एक सिंगल सेल, उसमें क्या हो रही है, गैमेटोजेनेसिस हो रही है, तो सिंगल सेल मियोसिस के थ्रू होगा गैमेटोजेनेसिस। एक सेल से क्या बनेगी, चार हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। इसमें क्या बन रहा है, दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और इसमें क्या हो रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं, ईच ट्रेट, जो ट्रेट हैं फ्लावर कलर की, जो ट्रेट है, जो यहाँ पे क्या पिंक कलर है ना, इसका क्या जो ट्रेट है वो सेग्रीगेट हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा और पास होगा हर गैमेट में रैंडम। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर ले जा रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेनेटिसिस्ट क्रॉस द पी प्लांट हैविंग वॉयलेट फ्लावर विद अ पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर, he got all violet flower in first generation। अब हमें पता है कि वायलेट फ्लावर का ट्रेट क्या था, वो कैसा था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो यहाँ वाला वायलेट फ्लावर कैसे कैसे हो सकता है, एक तो देखो कैपिटल भी हो सकता है और एक
ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा फ्लावर हमारे पास कैसा है, व्हाइट फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर कैसा था, होमोजाइगस रिसेसिव था, यानी स्मॉल वी था। अब इनका कहना है कि वॉयलेट फ्लावर का अगर हम व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करा रहे हैं तो सारे के सारे हमें क्या मिल रहे हैं, वॉयलेट फ्लावर मिल रहे हैं। मतलब ये वाला तो नहीं होगा क्रॉस करने, क्योंकि इसमें दो टाइप के गैमेट बन रहे हैं, इसमें सिंगल टाइप के गैमेट बन रहा है। अगर हम इसका और इसका क्रॉस बनाएंगे तो सारे के सारे वॉयलेट नहीं बनेंगे, 50% वॉयलेट होंगे, 50% व्हाइट होंगे, ठीक है। इसको तो कट कर दो, ये वाला नहीं, हमें ये लेना है और ये लेना है, ठीक है। ये तो हमें पहला स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब ये तो स्टेटमेंट में ही दे रखा है तो इसको सही ही मानो, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ये ऐसा भी तो हो सकता था, इसको हम सही क्यों माने। कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि मैम ये भी तो हो सकता था, ये स्टेटमेंट को हम सही क्यों माने। अभी के लिए मानो कि जो इसमें दे रखा है वो क्या है, वो इस वी की बात कर रहा है, मतलब जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहा है, यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव की बात कर रहा है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि सारे वॉयलेट हो गए। ये वॉयलेट कौन से होंगे, कैपिटल वी और स्मॉल वी वाले, ठीक, ये वाले हैं। रीजन दिया है व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि हमें इस वाले जीनोटाइप में जो फिनोटाइप वॉयलेट का आ रहा है, व्हाइट नहीं दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो व्हाइट कलर वाला जो जीन है ना वो पास नहीं हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है, देखो यहाँ स्मॉल वी व्हाइट वाला पास तो हुआ है, बस यहाँ पे रीजन अगर ये दिया होता कि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, डोमिनेटिंग कैरेक्टर होने की वजह से ये हाइड हो गया है, तो हम इसका रीजन सही मानते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही जाएगा, assertion is true but reason is false, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज, विच इज ट्रू। फूड चेन में ना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या हो जाता है, हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं बायोमैग्निफिकेशन होता रहता है और ट्रांसफर होता रहता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, ये तो बात सही है। रीजन दिया, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। देखो बात तो ये भी सही है, अगर हम फूड चेन को भी बनाने बैठे, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ ग्रास बनाई, ठीक है, यहाँ गोट बनाई, मतलब ये क्या है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन यहीं पे मान लो टाइगर ने इसको खा लिया, फूड चेन हमारी क्या हुई, यहीं पे खत्म हो गई। ऐसी भी बन सकती है कि ये ग्रास है, ठीक, इसको किसने खाया, ग्रास ऑफर ने, इसको किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक को किसने खाया, किसने खाया, पिकॉक ने, ठीक, पिकॉक को किसने खाया, सॉरी पिकॉक को किसने खाया, पिकॉक को भी तो कोई खा सकता है, मान लो फॉक्स ने खा लिया, फिर फॉक्स को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, बढ़ती ही जा सकती भाई। देखो इतनी लंबी बन गई, मैंने तो और लंबी बना दी, 1 2 3 4 5 6 7, इतना लंबा, और ये क्या 3 है। तो जो लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की, ये वेरी करती है, सही बात है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है हमारा सही, लेकिन क्या इन दोनों का कोई लिंक बैठ रहा है, क्या असर्शन का जो स्टेटमेंट है उसे रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल, विच इज ट्रू, ठीक है। लोअर ट्रॉफिक लेवल में जनरली क्या होगा, हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे, बहुत सारी घास होगी, उसको कौन खाएंगे, कंप्लीट। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट वाला तो होगा नहीं खेल कि थोड़ी सी घास है उसको केवल ग्रास ऑफर ही खा रहा है। अब उस ग्रास को, सेम ग्रास को कौन खा रहा है, गोट भी खा रही है, रैबिट भी खा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, जो ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद कौन आएंगे, फर्स्ट जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले कौन आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे। लेकिन जो अमाउंट होगा ना, इसलिए हमारी जो चेन बनती है, मतलब जो ट्रॉफिक लेवल आप देखते हो कि वो ऐसा बनता होगा, थोड़ा वो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनता होगा ना, ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। फिर टॉप मोस्ट पे जाने पे वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है, नहीं होते कि जंगल का एक ही राजा होता है, शेर ना, वो इसी से कॉन्सेप्ट से लिया हुआ है कि क्या है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या है, ये एक नंबर में बहुत ही ज्यादा है,
फिर क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स विच मीन्स हर्बीवोर्स, ये उससे थोड़े कम, फिर कार्निवोर्स उससे थोड़े कम, फिर टॉप मोस्ट कार्निवोर्स हमारे या ओमनिवोर्स वो उससे कम, ठीक है। अब रीजन है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, तो ठीक है ये बात तो सही है, लेकिन ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इसको असर्शन को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या जाएगा, बी। फ्लो ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि हमेशा आपका प्रोड्यूसर से फिर हर्बीवोर्स फिर इस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी होगी। ये यूनिडायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि देखो केवल प्रोड्यूसर्स ही होते हैं धरती पर ऐसे जीव जिनमें काबिलियत होती है कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल इंजन में, उसके अलावा कोई और प्रोड्यूसर्स नहीं होते, अच्छी बात है। उसके बाद क्या होंगे, बाकी सब क्या है कंज्यूमर्स में ही आते हैं, और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम होने के बाद भी क्या होता है 90% एनर्जी का लॉस होता है, केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो पाती है अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स 10% लॉ। तो ये क्या होती है, ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसका क्वेश्चन है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो पहले हमने जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे उसमें हमने ह्यूमन बींग्स को पढ़ा था अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन्स व्हाट, हेट्रोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, ठीक है। मतलब ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स पर, ठीक है। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, पर हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है। हमने हेट्रोट्रॉफ के अंदर भी 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, कौन से, सैप्रोफाइट्स एंड देन पैरासिटिक देन होलोजोइक। तो ह्यूमंस आते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे के पूरे फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं। देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी पांच स्टेप थे। फर्स्ट क्या था, इंजेशन मतलब खाना खाना, देन डाइजेशन उस खाने को पचाना, ठीक। फिर क्या था, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होना, देन एसिमिलेशन उस पचे हुए भोजन का यूटिलाइजेशन होना, ठीक। देन इजेशन अपनी बॉडी से वो सारे के सारे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को इजेस्ट आउट करना, एक्सक्रीट नहीं इजेशन, ठीक है। तो इसके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अगर मैं पार्ट्स लिख दूं आपको तो यहाँ पहला क्या था, इंजेशन, देन सेकेंड इज व्हाट, डाइजेशन, जिसमें हम पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, देन थर्ड इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन, जो कि कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन एसिमिलेशन, ठीक है, जो भी एसेंशियल फूड से न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे टिश्यूज में, और फर्दर उसमें जो भी वर्क होने होते हैं रिपेयर से रिलेटेड या ग्रोथ से रिलेटेड वो काम हो रहे होते हैं, देन इजेशन, ठीक है। अच्छा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने एक और ऑर्गेनिज्म में देखा है आपकी बुक में, वो है अमीबा, ठीक है। तो जनरली क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस में, क्या वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, मतलब दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, तो वो डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑमनीवोर्स, ऑमनीवोर्स का मतलब क्या हुआ, सर्वाहारी, ये जो वेजिटेरियन फूड हैबिट है वो भी फॉलो कर रहे होते हैं, साथ के साथ ये नॉन वेजिटेरियन फूड भी लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये ऑमनीवोरस है ऑर्गेनिज्म, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स, ठीक, एंड देयर प्रोडक्ट्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो 5 पार्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल के फंक्शन के बारे में पूछा है। तो देखो बाइल सबसे पहले क्या करता है कि जो फूड स्टमक से एसिडिक मीडियम का फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको पहले एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है ताकि उस पर फर्दर पैनक्रियाटिक जूस एक्ट कर सके। तो इसका पहला फंक्शन क्या है, प्रोवाइड विच मीडियम, प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम, ओके। देन दूसरा क्या है, दूसरा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करेगा, ये इमल्सिफाई करेगा किसको, फैट को, फैट के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होंगे उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में इमल्सिफाई कर देगा ताकि फर्दर क्या हो सके,
उसका लाइपेज के थ्रू फर्दर फैट का डाइजेशन हो सके इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन हो गए हमारे बाइल जूस के। इसको आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, पढ़ लेते हैं। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बाइल जूस ब्रिंग अबाउट द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये मेनली एक को फंक्शन दे रखा है, साथ के साथ दूसरा यही फंक्शन होता है जो उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का। अब आपको 4 ऐसे सब पार्ट करके दे रखा है, आपको आंसर बताना है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल्स एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में मतलब एडोलिसेंस स्टेजेस में जो जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ना फीमेल्स में, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना, प्यूबिक हेयर्स, अंडर आर्म्स हेयर ग्रोथ हो जाना और फेस पे पिंपल्स आना, ये सारे जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि अपीयर होने लग जाते हैं फीमेल में, वो होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है डॉर्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। किस हार्मोन की कमी से अगर अर्ली स्टेज में इसकी कमी है तो क्या होगा, डॉर्फिज्म नाम की बीमारी हो जाएगी। तो ये है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये है ग्रोथ हार्मोन। ये क्या था, एस्ट्रोजन। इसको ये एस्ट्रोजन है जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डॉर्फिज्म वाला कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होता है। ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। किस हार्मोन की कमी हो जाए तो डायबिटीज, मतलब आपने पढ़ा है फैक्टर, डायबिटीज होती है तो क्या देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन जब नहीं रहता है तो क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल जो होता है बढ़ जाता है, इंसुलिन हार्मोन। एंड आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन क्या कर रहा होता है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो ये सारे आपको हार्मोन्स ही याद रखने थे। आपको आंसर भी दे रखा है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन। कौन सी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड होती है। तो देखो हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड जितनी भी ग्लैंड है उसमें क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी फर्दर कैटेगराइज होती है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है। ठीक है, वो बाकी अदर्स एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट कर रही होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो मास्टर होता है वो होती है हाइपोथैलेमस। देन विच ग्लैंड सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन। तो एक ऐसी हमारे पास ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रही है, साथ के साथ हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रही है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड कौन सी है। ठीक है, वो कौन सी होगी हमारी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या कर रहा होता है, पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट मतलब पैनक्रियाज का वो पार्ट जहां से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज नाम का जो एंजाइम है वो सिक्रीट करता है, जो कि फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है, जो आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, सिक्रीट करेगी कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल सिक्रीट करेगा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। ठीक है, जो दोनों मिलकर के ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहे होंगे। तो इस वजह से इसको हेट्रोग्राइन या मिक्स ग्लैंड भी करते हैं, किसको, हमारी पैनक्रियाज को। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ किडनी। तो देखो किडनी कैसे ऐसे होती है ना, बीन शेप्ड ऐसे स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ठीक है, इधर, और इसी किडनी के ऊपर ना ऐसा क्राउन लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से कुछ हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं। और ये जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी के ऊपर होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती है, ये होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, चलो ये भी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल बट नॉट इन फीमेल। तो कौन सी ग्लैंड है जो कि मेल में है, फीमेल में नहीं है। ऑब्वियसली टेस्टिस है ना, जो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन जो है बना रही होती है, तो टेस्टिस मेल में है बट फीमेल में नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक, देखो आंसर आपको दे रखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक ग्लैंड का नाम बताना था तो पिट्यूटरी है, ये आपका पैनक्रियाज है, जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है या मिक्स ग्लैंड है, जहां से एंजाइम्स भी सिक्रीट हो रहे हैं डाइजेशन के लिए, साथ के साथ
हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। देन टेस्टिस जो कि मेल में बट फीमेल में नहीं है, और ये मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक बियर्ड एंड मुस्टैचेस का ग्रो हो जाना, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना मेल में, वो इसी वजह से आ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डज प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस, इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो प्लेनेरिया के बारे में पूछ रहा है आपसे कि प्लेनेरिया कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो प्लेनेरिया में देखो सिंपल होता है, उनकी बॉडी कहीं से भी डिवाइड हो जाएगी, तो जो टूटे उन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कटे हुए बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेते हैं लाइक दिस। देखो जैसे मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक। अब अगर मैं इसको कट करूँ यहाँ से, ठीक, ऐसे ही कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ठीक, तो अब इसका जो पार्ट हम देखेंगे कटेड पार्ट, तो इसका एक पार्ट तो ऐसे है, ठीक, इतना कट हुआ, देन दूसरा पार्ट कैसे है, वो ऐसे है, देन थर्ड पार्ट कैसा है, वो ऐसे है, ठीक है। फर्दर क्या होगा ना कि यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, मान लो सपोज करो ये पार्ट, तो इसमें हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट नहीं है, ये पार्ट क्या करेगा, ये और ये वाला पार्ट ग्रो कर लेगा, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी टेल वाली लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर देगा, और ये वाला पार्ट क्या करेगा, अपर पार्ट जो है उसको ग्रो कर देगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ऐसे, तो ये तीनों जो कट वाले पीस है ये फर्दर एक न्यू प्लेनेरिया में ऐसे ग्रो कर जाएंगे, और एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया हमें मिल जाएंगे, इन दिस केस वील गेट 3, ठीक है, हमें 3 प्लेनेरिया मिल जाएंगे, ठीक है। और अब ये कौन सा मेथड है, सेक्सुअल मेथड नहीं, क्योंकि सेक्सुअल मेथड में तो क्या 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये कौन सा हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बाय रीजनरेशन, और मेथड भी दे दिया है साथ के साथ, सेम देखो वही डायग्राम बनाया हुआ है जो मैंने, अब देखो जैसे यहाँ पे इसको कट ऐसे किया है, ठीक, ऐसे किया, ये वाला जो पार्ट है हेड वाला, ये ऐसे डेवलप हो गया, ये जो मिडल वाला पार्ट है ये कैसे, यहाँ मिडल पार्ट है, ये भी पूरा फुल प्लेनेरिया में ग्रो कर गया, ये जो नीचे का पार्ट है ये वाला, ये भी एक फुल प्लेनेरिया में ग्रो कर जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल। प्लाज्मोडियम में भी देखो क्या होता है, कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, फिजन होता है। पहली बात तो फिजन हमने 2 ऑर्गेनिज्म में पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है अमीबा में, अमीबा में हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन, और हमने प्लाज्मोडियम में हमने पढ़ा है मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता था कि एक जो मदर सेल है उससे 2 डॉटर सेल बन जा रही थी, ठीक है। बाइनरी, बाई मीन्स व्हाट, बाई मीन्स 2, और मल्टीपल मीन्स सो मैनी, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन हो रहा होता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम के केस में। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो देखो एक और चीज होती है, जो बाइनरी फिजन हमने अमीबा में पढ़ा है उसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब जैसे ये आपकी एक सेल है, किसकी, अमीबा की सेल है, एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसकी सेल है। अब पहले क्या होगा, पहले उसकी क्या करेगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, ठीक है, ये वैसे ही सेल है, ठीक है। मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गई है, अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे 2 सेल, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगी, और फिर फाइनली इट विल डिवाइड इनटू 2 अमीबुली, ठीक है, या फिर डॉटर अमीबा। इस तरह से क्या है, ये अभी जो मैंने बताया आपको बताया बाइनरी फिजन, ठीक है। इसको इसमें कंफ्यूज मत होना, ये प्लाज्मोडियम में नहीं है, ठीक है, प्लाज्मोडियम में नहीं, ये क्या है, बाइनरी फिजन। ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, अमीबा में, ठीक, ये हमें दिख गया अमीबा के केस में। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम में क्या होगा, प्लाज्मोडियम में होगा बेटा मल्टीपल फिजन, ठीक है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ठीक है, वो शाइजोन्स फॉर्म करते हैं। और हाँ, प्लाज्मोडियम है क्या, ये एक्चुअली आपका मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट है जो कि मस्कीटो से फैल रहा है। ओके, चलो हमने बात कर ली। अब देखो इसमें ये प्लाज्मोडियम है आपका, यहाँ पे क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है, तो मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होगी। पहले क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 बनेंगी, 4 से ऐसे 8 बनेंगी, ठीक, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ढेर सारी ना पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय साइटोकाइनेसिस, तुरंत का तुरंत कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। पहले क्या होगा, इतनी ढेर सारी क्या बनेंगी, न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाएंगी, फिर फर्दर क्या होगा,
कि थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे अकुमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, इकट्ठा होता जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा कि जब ये इतनी ढेर सारी ऐसी ना छोटी छोटी सेल्स बनने लग जाएंगी तो क्या होगा, ये जो शाइजोन स्टेज आती है क्या होगी, ये रैप्चर कर जाएगी। और जब ये रैप्चर कर जाएगी ना तो क्या होगा, यहाँ से जो छोटे छोटे ऐसे निकले हुए हैं ये बहुत सारे ऐसे सैकड़ों जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लाज्मोडियम फिर बाद में फर्दर ग्रो कर जाएंगे, रिप्रोड्यूस कर, इस रिप्रोडक्शन से फर्दर क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे, एक सिंगल प्लाज्मोडियम सेल से बहुत सारे प्लाज्मोडियम सेल बन जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मल्टीपल फिजन है। अब इसका लिखना चाहो तो लिख लो। और ये भी हाँ क्या है, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल सेल से ही पूरा काम हो रहा है। यहाँ देखो शाइजोन स्टेज है, ये बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई पहले बन जाएंगी, उसके बाद ये मीरोजोइट्स इसको बोलते हैं, जो सिंगल सिंगल होती है। बाद में जब ये मतलब डेवलप हो जाती है ना, प्रॉपरली बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं, तो फिर एक प्लाज्मोडियम सेल प्रॉपर बन जाती हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, फर्दर ये रैप्चर करेगा और ये जो वॉल है इसकी टूट जाएगी और ये बाहर आकर के फिर फर्दर इन्फेक्ट करेगा। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो क्या है, मल्टीपल फिजन है। अमीबा में क्या था, बाइनरी फिजन था, एक सेल से दो सेल थी। मल्टीपल फिजन में क्या है, एक सेल से बहुत सारी सेल्स हैं, और ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल नोटेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट, नेम एनी 2 ऑफ। अब इसमें तो कोई भी दो आपसे पूछा है, बट आपको तो सातों कैरेक्टर्स याद होने चाहिए। अच्छा, अब हम बारी बारी से देखते हैं कि मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे। सबसे पहले उन्होंने लिया था स्टेम हाइट, ठीक, जिसका आपने पूरे का पूरा जो रूल पढ़ा है, डोमिनेंस वाला लॉ पढ़ा है, वो उसी बेसिस पढ़ा है ना, कि टॉल प्लांट लिया, डॉर्फ प्लांट लिया। टॉल प्लांट क्या था, डोमिनेटिंग कैरेक्टर था, डॉर्फ प्लांट क्या था, रेसेसिव कैरेक्टर था। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक। दूसरा कैरेक्टर, अब दो कैरेक्टर ले लेते हैं अबाउट सीड, ठीक। पहला क्या है, सीड का कलर येलो है या ग्रीन है, देन सीड का शेप राउंड है या रिंकल है, ओके। देन दो कैरेक्टर हमारे थे फ्लावर्स के, एक था फ्लावर की पोजीशन का, एक्सियल है या टर्मिनल है, दूसरा क्या था, फ्लावर का कलर वॉयलेट है या पर्पल है, ओके। फिर कौन से कैरेक्टर की बात आ जाती है, पॉड का शेप और पॉड का कलर, ठीक है। पॉड का शेप क्या होता, या तो पॉड कैसा था, वो फ्लैटेंड था, या फिर क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था, मतलब ऊपर से मटर के दाने आप गिन सकते हो, ठीक है। और कलर क्या था, या तो येलो था या फिर क्या था, या फिर ग्रीन था, ठीक है। तो अब आपको इसमें खाली दो ही बताने हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो, स्टेम हाइट एंड सीड शेप, ठीक है। अब हमें तो पता है सीड में ही दो कलर थे, क्या था, मतलब सीड में के दो कैरेक्टर थे, सीड का शेप और सीड का कलर। दूसरा क्या था, हम यहाँ पे लिख देते हैं, पॉड लिख देते हैं, पॉड का शेप एंड कलर। बाद में क्या था, हमारा फ्लावर था, ठीक। फ्लावर का क्या था, पोजीशन, ठीक। और दूसरा कलर क्या था, कलर में एक तो वॉयलेट था जो डोमिनेटिंग था, और वाइट कलर था जो कि रेसेसिव था। ये एक कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक। ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने लिए थे। आपको कोई भी दो लिखने हैं तो आप लिख लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ जीन, ठीक है। वेयर आर जीन्स लोकेटेड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ जीन, ठीक है। तो अब जीन क्या है, तो देखो जीन क्या होता है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिफाइंस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीन क्या होता है, जो हमारे, देखो हमने सेल के बारे में पढ़ा है, सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में था क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल, उसमें क्या है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन मिलके हमारा क्या बना है, उसमें हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जो ऑर्गेनिजम्स के इन्फॉर्मेशन छुपी रहती हैं उसमें, ठीक है। और वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो एक कैरेक्टर्स को बता रहा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा जीन कहलाता है। जीन कहाँ पर होते हैं, ऑब्वियसली क्रोमोसोम में, ठीक है। अब ये नेचर ऑफ जीन क्या है हमारा, ये हमारा जो जीन है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो इस तरह से बना होता है, ठीक। अब आप इसको देख लो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट है on a chromosome occupying specific position
and code for a specific polypeptide which result in a particular trait. ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप में दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ह्यूमंस में मैं बात करूं कि आईज का पोजीशन, सॉरी ईयर्स की पोजीशन हमेशा साइड ही रहेगी, फेस के आईज फ्रंट पे रहेंगी, एक ही नोज होगी, 4 नोज नहीं होनी है, ठीक है, 2 हाथ होने, 2 पैर होने, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इसमें ही जीन में होती है, इनकोडेड रहती है। जीन्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं डीएनए के जो कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ है हमारा, न्यूक्लियस में, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम। अब इसका नेचर क्या था, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, चलो अब आपको ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको बताना है वी हैव टू फिल द ब्लैंक स्पेस विद द काइंड ऑफ एनर्जी अवेलेबल। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ले करके ऑटोट्रॉफ्स बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे बना देते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे कुछ लेते हैं कोई एनर्जी, एनर्जी के बारे में बताना है, यहाँ पे क्या लेंगे लोग, लाइट एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, लाइट एनर्जी। ओके, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या है, C6H12O6, ये क्या है, केमिकल कंपाउंडिंग। यहाँ पे कौन सी एनर्जी हमारी, केमिकल एनर्जी। ठीक, चलो अच्छा, ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसमें हमें खाली फिल करना था। चलो ठीक है, आंसर हमारा यहाँ लाइट एनर्जी है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, देखो हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेवल्स पढ़े हैं। एक ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म को खाता है, एंड देन इट बीइंग ईटन बाय द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, मतलब ये खाएगा और दूसरों के द्वारा खाया जाएगा, और इस तरह से जो हमारी चेन बनेगी जिसमें हम एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है, केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन आपको लेना है, और ये डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं। The sequential interlinking of organism involving the transfer of food energy. Transfer of what? Transfer of energy from the producer through a series of organism with repeated eating and being eaten is called what? Is called food chain. यहाँ पे हम देखेंगे कि यह ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऑफर ने खाया, उसको किसने खाया, एक माउस ने खाया, उस माउस को किसने खाया, एक स्नेक ने खा लिया, उस स्नेक को किसने खाया, एक हॉक ने खा लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किससे, ग्रास ओवर, ये क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है। ठीक है, इट इज रिपीटेड ईटिंग एंड देन बीइंग ईटन। यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीटेड ईटिंग कर रहा है, ये साथ के साथ खाया जा रहा है, किसके द्वारा, ये माउस के द्वारा। फिर ये माउस क्या है, वो इसको खा रहा है रिपीटेडली, वो बहुत सारे ऐसे ग्रास ओवर खाएगा या कुछ और भी खाएगा, फर्दर ये इसको खा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, एक इंटरलिंकिंग है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी इस तरह से जुड़ रही है विद द हेल्प ऑफ क्या, एनर्जी फ्लो। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी फ्लो होगी, जिसमें हमने लिंडमैन्स लॉ भी पढ़ा है। लिंडमैन्स लॉ इसी में पढ़ा है ना आपने, जिसमें क्या होगा, केवल 10% ही एनर्जी का फ्लो होगा फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, और बाकी 90% क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड अदर लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो ये आपका फूड चेन के बारे में था। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, देखो सिंपल सी बात है, खाना खाना। अब ये ज़रूरी क्यों है, आपको अपनी डेली एक्टिविटी में बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, आपको बहुत सारा होमवर्क करना है, खेलना है, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ करनी है, डांस में पार्टिसिपेट करना है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, कुछ भी करना है। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है एनर्जी की, और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, आपके फूड से। ठीक, और फूड को ऑब्टेन करने की प्रोसेस ही कहलाती है न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग आवर फूड फॉर आर टू गेट एनर्जी फॉर आर डेली एक्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में जब हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है तो हमने मेनली 2 कैटेगरी पढ़ी है न्यूट्रिशन की। ठीक है, एक क्या पढ़ी है, ऑटोट्रॉफिक, देन पढ़ी है हेटरोट्रॉफिक। ठीक, ऑटो मीन्स व्हाट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स व्हाट, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन डिराइव। ठीक है, तो जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही डिराइव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कौन है, हमारे ग्रीन प्लांट्स,
ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक में खाली ये एक ही चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। अब देखो ये ऑटोट्रॉफ फर्दर कैटेगराइज होते हैं दो कैटेगरी में, एक है फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा क्या है हेट्रो ऑटोट्रॉफ, सॉरी कीमो 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 ऑटोट्रॉफ, हेट्रो क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। मतलब जो लाइट एनर्जी से अपना फूड सिंथेसाइज कर ले रहे हैं वो क्या है, हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और उसमें एग्जांपल जो हमने यहाँ लिखा था इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, हमारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ये हमारे वो बैक्टीरिया हैं लाइक सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू अपना केमिकल्स के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज कर लेंगे, ठीक है। ये बात होगी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने मेन 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, जिसमें हमने 3 मोड पढ़े थे। पहला क्या था, सेप्रोट्रॉफ्स, जो क्या करते हैं अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम निकालते हैं। ये सबसे पहली बात तो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, ये लिविंग मैटर पे नहीं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रह रहे होते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम बाहर निकालते हैं, बाहर इनका डाइजेशन होता है, जो लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में जब टूट जाते हैं बाहर तो ये इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हमारे फंगस, ठीक है। ये क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, देखो ये बहुत इससे भी चालाक होते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं, इनको कोई मेहनत नहीं करनी, इन्हें कोई एंजाइम निकाल के बाहर डाइजेस्ट नहीं करना होता है। ये क्या करते हैं, ये एक लिविंग होस्ट पर रहते हैं, लिविंग होस्ट पे रहते हैं तो मतलब उसकी बॉडी में जो काम हो रहा है सारा का सारा डाइजेशन वाइजेशन हो रहा है, सब कुछ लिविंग होस्ट मेहनत करेगा। जब वहां पे एब्जॉर्प्शन की बारी आएगी तो ये क्या करेंगे, ये अपने स्किन के थ्रू और शक्कर के थ्रू वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे, वो ले लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमने फर्दर 2 कैटेगरी पढ़ी है, कौन कौन सी, एक्टोपैरासाइट, ठीक है, जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहेगा, और एंडोपैरासाइट, ठीक है, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा। अब एक्टो में क्या है, जैसे लाइस, ठीक है, या लीच, जो लाइस होती है बहुत सारे लड़कियों के या लड़कों के भी बचपन में क्या होता है, बाल में जुएं पड़ जाती है ना, तो ये क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टोपैरासाइट। ये क्या कर जाता है, ये शक्कर के थ्रू आपकी बॉडी से मतलब सर से स्कैल्प से क्या करता है, ब्लड को सक करता है और उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लाइस, लीच। अच्छा, एक और ऐसे ही है, कौन सा प्लांट है, वो कौन सा है, अमरबेल। वो क्या कर रहा था, वो भी कुछ न्यूट्रिशन खुद से नहीं बनाता, वो क्या करता है, जो एक होस्ट बॉडी पे रहता है, होस्ट प्लांट की बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन थ्रू दिस शक्कर डिराइव कर लेता है, ठीक है। एंडोपैरासाइट की बात करें तो एंडोपैरासाइट में फॉर एग्जांपल आपका टेप फॉर्म आता है ना, टीनिया सोलियम, ये कहाँ रह रहता है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और हमें पता है कि ह्यूमन का सारा डाइजेशन हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्दर जब एब्जॉर्प्शन की बारी आती है तो इनकी चालाकी देखो, ये क्या कर रहे होते हैं कि भाई अब मेहनत तो पूरी होगी, लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे में अब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे और सारा न्यूट्रिशन ही खुद ले लेंगे, ठीक है। यहाँ का एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, टेप वॉर्म, एस्केरिस, ठीक है। अब इनकी बात हो गई। फिर हमारा थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन था हेटेरोट्रॉफिक में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स है, जो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन फाइनली ईजेशन, ठीक है। वो इसके एग्जांपल में आपने देखा है ह्यूमंस में एंड अमीबा में। चलो अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ 2 डिफरेंसेस बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन, ठीक है, 2 डिफरेंस बताने हैं आपको। तो आर्टरी जो एकदम सॉलिड वाला डिफरेंस है वो पहले बताते हैं, आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो आर्टरी क्या होती है, थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड। क्यों,
क्यों होती है थिक वॉल्ड, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टरीज को क्या होता है ना, हार्ट से फिर फर्दर प्योर ब्लड की सप्लाई करनी होती है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, तो वहां से बहुत ही प्रेशर में जो होता है ब्लड फ्लो हो रहा होता है। अगर ये पतली होगी तो फट जाएंगी, इसलिए इनका मोटा होना जरूरी है इनकी वॉल का, ठीक है। वेन्स क्या होती है, थिन वॉल्ड होती हैं। अब इनमें वेन में क्या होती है, वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं, वेल्व्स प्रेजेंट, ऐसा लिख देती हूँ, पूरा ही लिख देती हूँ, ठीक है, वेल्व्स प्रेजेंट, ठीक है। इनमें क्या होती है, वेल्व्स प्रेजेंट होती है, नहीं भाई यहाँ तो प्रेशर पहले से ही लग रहा है, इनको क्या जरूरत है, इनका तो यूनि डायरेक्शनल फ्लो जो है वो डेफिनेट है, वो वहीं जाएगा। वेन्स में क्या होती हैं, वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा होता है। वेन्स क्या कर रही होती है, आपकी बॉडी से मतलब जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनसे क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के वेन्स के थ्रू हमारी राइट एट्रियम में आ रहे होते हैं, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो सारी बॉडी पार्ट से कलेक्ट हो करके पहुंच रही है राइट एट्रियम में। तो इनके यूनी डायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करने के लिए क्या होता है, इनमें वेल्व्स होती हैं ताकि वो ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, ठीक है। अब आर्टरी क्या कर रही होती है, आर्टरी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड। कोई भी आर्टरी हो, कोई भी आर्टरी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन का केस अभी मैं बता रही हूँ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई भी आर्टरी हो उसका काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर के जाना, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। वेन्स क्या कर रही होती हैं, वेन्स हार्ट में ब्लड को कलेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट कर रही होती है। ये क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसको, ब्लड को, ये क्या करेगी, कलेक्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्योर ब्लड सप्लाई होता है, एक्सेप्ट वन आर्टरी दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर के जा रही होती, कहाँ पे, लंग्स में, फॉर प्योरिफिकेशन, फॉर, ताकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है कहाँ पे, लंग में, ठीक है। ये क्या होगा, इट सप्लाई pure blood except one pulmonary artery, ठीक। ये क्या करेगी, वेन्स, वेन्स में हमेशा क्या होगा, इम्प्योर ब्लड का सप्लाई हो रही होगी। क्यों भाई, देखो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना है कहाँ पे, हार्ट में, ताकि फिर हार्ट पंप करके उसको कहाँ पे ले जाएगा, लंग्स में, फॉर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा होता है एक्सेप्ट वन, कौन सी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, लंग से आया हुआ प्योरिफाइड ब्लड जाके पहुंचता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें क्या सप्लाई हो रहा होता है, सप्लाई इम्प्योर ब्लड, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्शन क्या, पल्मोनरी वेन, ठीक है। चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में है, और यहाँ आपको केवल दो ही पॉइंट्स दे रखे हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड, पैराथायराइड एंड पैनक्रियास, ठीक है। थायराइड से हमारे क्या था, T4 T3 हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हो रहा होता है। पैराथायराइड से पैराथार्मोन नाम का हार्मोन होता है, वो सिक्रेट हो रहा होता है। और पैनक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जिसको हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये है थायरोक्सिन, देन पैराथार्मोन एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट्स ABCD। तो यहाँ ये बहुत ही फेमस डायग्राम आपको दे रखा है, आपका रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, और इसमें आपसे लेबलिंग पूछ रखा है कि ये सब क्या है, ठीक है। तो ए की बात करें तो ये क्या है आपका, सबसे पहले डी देख लो। डी जो हम टच करते हैं ना, किसी, देखो ये उस पैन को टच किया है जो बहुत ही गर्म है, तो यहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर्स काम कर रहे होंगे, डी क्या है, रिसेप्टर्स हैं, कौन कौन से,
थर्मोरिसेप्टर्स एंड थिग्मोरिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या आएगा? थर्मोरिसेप्टर्स। ओके, देन ये ए क्या है? ये आपका है सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंस लेकर के जाएगा कहाँ? आपके सीएनएस में। ठीक, ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन। देन ये कहाँ लेकर जाएगा? सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक, बी है आपका स्पाइनल कॉर्ड। देन यहाँ से इसमें जो रिले न्यूरॉन्स होंगे उसमें क्या, वहां से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर के जाएगी कहाँ पर? मोटर न्यूरॉन्स के पास। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही आपके यहाँ पहुंचेगी मसल्स पे। ठीक, ताकि फर्दर जो है हाथ को रिएक्ट करे, रिएक्शन आए और हाथ जल्दी से उठा ले और हाथ जले नहीं। ठीक, तो ये लेबलिंग आप इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ ब्रेड मोल्ड राइजोपस। तो राइजोपस में हमने कैसे पढ़ा था? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक, स्पोर्स में क्या था ऐसा? यहाँ पे क्या थे? राइजोइड से, जो कि क्या थी? रूट लाइक स्ट्रक्चर थे। ट्रू रूट नहीं थी इसमें, ट्रू रूट ट्रू शूट नहीं पाया जाता, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या है? हाइफी एंड यहाँ पे स्पोरेंजियम। ठीक है, ये क्या है? हाइफी, और ये होते हैं स्पोरेंज, जहाँ पे अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? स्पोर्स ना, जो फर्दर रैप्चर होकर के मॉइस्ट सरफेस पे जब गिरती है तो न्यू ब्रेड मोड पे, न्यू राइजोपस फंगस में ग्रो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने हैं। ये क्या है? स्पोरेंजियम, जहाँ पे क्या है? स्पोर्स। तो ये क्या है? इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑब्वियसली। ये हाइफी क्या है? ये भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये राइजोइड्स जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हमें दो एडवांटेज बताने हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो पहला तो देखो, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आते, नो वेरिएशन। तो जैसा पेरेंट बॉडी में जो भी फीचर्स थे सेम टू सेम अगर आपको वैसे ही चाहिए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना है। साथ के साथ इसमें क्या है? इसमें टाइम कंजप्शन बहुत ही कम होता है, मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा प्लांट मिल सकते हैं। ठीक है, और भी एक एडवांटेज है कि अगर आपको सीडलेस प्लांट ग्रो, सीडलेस फ्रूट ग्रो करने हैं तो भी हम इस मेथड को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, अब चलो ये आप आंसर भी देख लो। ठीक है, तो पहला पार्ट जो हमारे इस क्वेश्चन का है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्पोरेंजियम। देखो ये स्पोरेंजियम है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स हैं जो फर्दर कहीं पे गिरेंगे और न्यू माइसिलियम न्यू हाइफे में ग्रो करेंगे। ठीक, ये स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? हाइफी, ये वाला ना। ठीक, फिर एडवांटेजेस देख लो। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस मेंटेन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे पेरेंट्स के, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। दीज प्लांट्स आर जेनेटिकली अलाइक। ओके, दूसरा इसका एडवांटेज है सीडलेस फ्रूट जर्मिनेट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लेस टाइम, बहुत कम टाइम में ही आपको न्यू प्लांट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई प्रपोजल ऑफ यूज ऑफ कुल्हड़ डिस्पोजेबल कप मेड ऑफ क्ले इन ट्रेन वाज सेट असाइड। देखो पहले क्या था, अगर इससे भी पहले हम बात करें, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि पहले जब हम चाय, देखो बहुत पुरानी मूवीज में भी आपने देखा होगा ना, तो कांच की ग्लासें होती थी। ठीक है, उसको क्या किया, उसमें चाय भरा, पिलाया, उसके बाद उसको ठीक से धोते भी नहीं थे और फिर उसको ऐसे खंगाल करके दूसरे जो भी कस्टमर होता था उसमें चाय सर्व कर दी जाती थी। तो इससे बहुत ज़्यादा हाइजीन वाले इश्यूज आते थे ना, टाइप टाइप की जो भी ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज होती थी वो बहुत जल्दी फैल जा रही थी। वो भी जो है आइडिया जो है फ्लॉप था। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ बीच में, उसके बाद काफ़ी प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल करने किया जाने लग गया। तो उससे क्या हो रहा था, बाद में पॉल्यूशन, देखो प्लास्टिक इतनी ज़्यादा अकुमुलेट हो गई ना, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसको डिग्रेड होने में कई 100 साल लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा था। अब उससे अच्छा लोगों को ये आइडिया समझ में आया कि कहीं पे भी ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त हम ना इनका यूज़ करेंगे, कुल्हड़ का। ठीक है, हालांकि कुल्हड़ वाली चाय भी बहुत अच्छी लगती है, उसकी महक भी अच्छी आती है, बट इसका देखो लॉस क्या हो रहा था कि जो सॉइल की जो अपर लेयर होती थी उसको यूज करने लगे कुल्हड़ बनाने के लिए, कि जो फर्टाइल लेयर होती है ना, जहाँ पे हम अच्छा खासा अपना अन्न उपजा सकते हैं, वो लेयर ही खत्म होने लग गई। जो भी फर्टाइल लेयर थी वो यूज हो जा रही थी कुल्हड़ के लिए। तो ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। और अब जो चलन में है वो क्या है, पेपर कप्स का है। अब देखो ये कब तक टिकता है। ठीक है, हालांकि ये जो आइडिया है वो क्यों सेट असाइड कर दिया गया, क्यों साइड में रख दिया गया, क्योंकि फर्टाइल लेयर जो होती
वो खत्म होती जा रही थी. सम टाइम बैक यूज ऑफ कुल्हड़ was suggested as an alternative of what? Plastic cups. However, making of kulhad on such a large scale would have resulted in loss of top fertile soil. Therefore, this proposal was set aside. ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली. व्हाई? तो देखो डिकम्पोजर्स, ठीक है, प्लांट्स और लेक्स में अगर कोई फिश मर जाए, कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए ना, तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऐसे मटेरियल्स को खाते हैं ना, लाइक हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ हो जाता है, तो वल्चर्स हैं, हाइना है, ये सब क्या कर रहे होते हैं, ये स्कैवेंजर्स हैं, ये क्या करते हैं, काइंड ऑफ क्लीनिंग एजेंट है हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे इकोसिस्टम के, तो वो क्लीन कर दे रहे होते हैं अपने आप. पॉन्ड्स और लेक्स में भी ऐसा ही प्रोसेस हो रहा होता है. बट एक्वेरियम में क्या होता है, अगर कोई फिश मर जाएगी तो उतना आप वेट नहीं कर सकते ना, तब तक पूरी बदबू घर में फैल जाएगी, आपको खुद ही क्लीन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपके जो एक्वेरियम है उसमें डिकम्पोजर्स आर एब्सेंट. ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, मेंशन वन हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय दिस इट्स डिप्लीशन. तो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन था वो किस वजह से था? CFCS, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से. इससे क्या हो रहा था कि क्लोराइड फ्री रेडिकल, ऐसे क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ CFC से रिलीज हो रहे थे, जो कि ओजोन की जो O3 थी उसको फर्दर तोड़ दे रहे थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था. और हार्मफुल इफेक्ट, कैसे हार्मफुल इफेक्ट कॉज हो रहे होते हैं? स्किन कैंसर है, कैटरैक्ट है, सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस. बहुत सारी अजीब अजीब सी डिजीजेस होने लग जाती हैं. ठीक, चलो अब आपको ये लैंग्वेज फॉर्म में लेना है, ले लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम एंड होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम. तो हेट्रो से ही समझ में आ रहा है क्या है, डिफरेंट, होमो मीन्स व्हाट, सेम, जो मॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब होता है ना अपीयरेंस. ठीक है, तो जो हेट्रो हैं, अलग अलग दिखने वाले हैं, वो कौन से हैं हमारे क्रोमोसोम? X and Y. ठीक है, ये मेल में पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम है. होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम X and X क्या है, फीमेल में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, वो एक जैसे हैं. ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पढ़ लेते हैं. हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स आर दोज पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच डिफर इन साइज एंड शेप, एग्जांपल XY क्रोमोसोम. Homomorphic chromosome are pair of chromosome having same size and shape, example XX chromosome. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, suggest any 4 activities in daily life which are eco friendly. तो इको फ्रेंडली बनने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज है? सबसे पहले तो देखो, हमेशा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ये ट्रिपल RRR वाला ना, मूवी वाला नहीं, ये वाला RRR जो है हमें फॉलो करना चाहिए. सबसे पहले जो भी हमारा एनर्जी कंजप्शन है, फॉर एग्जांपल लाइट्स हैं, फैन है, AC है, जब रूम से बाहर निकलो तो AC ऑफ कर दो. ठीक, लाइट्स भी ऑफ कर दो ताकि जितना भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो कम से कम हो जाए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हम जो पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उसकी जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें. ठीक है, रीयूज़ की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसका आप कुछ DIY बना सकते हो, इस तरह से उसे रिसाइकल कर लो, रीयूज़ करो. अगर आपका कोई बैग है, लाइक प्लास्टिक बैग्स की जगह पर हमेशा ही कपड़े का बैग इस्तेमाल करो. वो क्या होते हैं, एक तो इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, साथ के साथ काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम जो है इको फ्रेंडली चीज़ें फॉलो कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पर भी आपको दे रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है कि जो हमारा देखो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चला जा रहा है. और गर्मी के सीज़न में तो ऐसा होता है कि कई बार पानी की किल्लत होने लगती है बहुत सारे एरियाज़ में. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब बारिश का सीज़न रहता है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से ताकि जो बारिश का पानी है वो प्योर वाटर होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहे. देन यूज़ ऑफ कंपोस्ट इन द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर. खेतों में फर्टिलाइजर यूज़ करने की जगह पे कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, क्यों? कंपोस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फर्टिलाइजर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. शुरू में तो फर्टिलाइजर का अच्छा इफेक्ट दिख जाता है, बट लॉन्ग टर्म में यूज़ करने पर क्या होता है, ये सॉइल के
के लेयर में क्या होते हैं, अकुमुलेट कर होते चले जाते हैं और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ज़्यादा यूज़ किसका करना चाहिए, कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का, ग्रीन मैन्योर का, ठीक है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करना चाहिए। थर्ड है यूज ऑफ क्लोथ बैग इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स। ऑब्वियसली पॉलीथीन वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा हार्म कर रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्लोथ बैग का यूज़ करें जो कि इको फ्रेंडली भी है, बायोडिग्रेडेबल है, साथ के साथ वो लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं। सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ताकि फिर उनका जो प्रोसेसिंग है, उनके जो उपचार है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको हम फर्दर कंपोस्ट बना लें, या फिर अगर उसमें हम कुछ रिसाइकल कर सकते हैं अपने इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, लाइक फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का या कुछ मेटेलिक आइटम्स का, तो वो सब कर सकें। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। ठीक है, तो डाइजेशन आपको ह्यूमंस में बताना है। चलो इसको एक ब्रीफ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमंस में डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। कैसे, हमारे जो सलाइवा होती है, सलाइवरी ग्लैंड उसमें सिक्रीट कर रही होती है टाइलिन नाम का एंजाइम, जो कि फूड के स्टार्च मॉलिक्यूल्स को फर्दर ब्रेक कर देती है, किसमें, माल्टोस में। ठीक है, तो जो टाइलिन होती है ना, PTYLIN, ये टाइलिन या इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, ये क्या कर रही होती है, ये माउथ में है, ठीक, ये क्या करेगी, स्टार्च को तोड़ देगी, किसमें, माल्टोस में। ठीक है, जिसकी वजह से ही हमें चबाने के बाद रोटी का टुकड़ा, भले से उसमें कुछ चीनी वीनी नहीं मिली, बट चबाने की थोड़ी देर बाद हमें वो मीठा मीठा सा टेस्ट करने लग जाता है। ओके, फिर ये फूड हमारा थ्रू इसोफेगस पहुंच रहा होता है हमारे स्टमक में। ठीक, अब स्टमक में देखो क्या क्या हो रहा होता है। स्टमक में तो 3 चीजें हैं। एक तो है म्यूकस, जो कि HCl से हमारे इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और पेप्सिन। ठीक, HCl क्या करेगा, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट करेगा, और ये पेप्सिन क्या करेगा, फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें, पेप्टाइड्स में और कुछ अमीनो एसिड में। ठीक, अमीनो एसिड। ठीक, फर्दर अब ये एसिडिक फूड, जिसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इधर हमारे स्टमक में जो फूड होगा उसको हम काइम बोलेंगे। ठीक, माउथ में जो फूड था उसको हम क्या बोलते थे, बोलस बोलते थे। चलो, ये जो काइम वाला फूड है, जो एसिडिक मीडियम वाला है, वो आएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, बहुत सारी चीजें। स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आएगा बाइल जूस, जो करेगा इमल्सिफिकेशन। ठीक, बाइल जूस इमल्सिफिकेशन करेगा किसका, फैट का। लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्दर जो होता है लाइपेज एंजाइम, जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ठीक, वो उस पर एक्ट करेगा और फैट का डाइजेशन होगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पे कैसा मीडियम हमको चाहिए होगा, एल्कलाइन मीडियम, जो कि ऑब्वियसली हमें किससे मिल जा रहा है, बाइल जूस से मिल जा रहा है। ठीक, अब यहाँ की हम बात कर लेते हैं किसकी, एंजाइम्स की। एंजाइम्स यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम आएगा। पैनक्रियाटिक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम है, 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, दूसरा क्या है, एमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देगा एमिनो एसिड में। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। एंड लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पूरा क्या होगा, डाइजेशन होगा। और फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारे डाइजेस्टेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं इनकी इंटरनल वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको डायग्राम भी दे रखा है, ये पूरा थ्योरी पार्ट भी दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। Digestion of food starts in the buccal cavity in humans, continue in the stomach and completed in small intestine. जो मैंने बताया, in buccal cavity, food receives saliva contains which enzyme, salivary amylase or tyline. Tyline split starch and glycogen into
माल्टोज, ठीक है, जिसकी वजह से फूड हमको थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट करने लग जाता है। फिर फूड आएगा कहाँ पे, स्टमक में। अभी तक माउथ में जब तक फूड है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है, मुंह से बोलते हो ना, तो ट्रिक याद रख लो कि जो माउथ में हमारा फूड है उसको हम बोलेंगे बोलस। जब वो हमारे स्टमक में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, काइम, ठीक, उसको बोलेंगे CHYME, काइम, ठीक। In stomach, the food undergoes both mechanical and chemical changes. The chemicals secreted in stomach are gastric juice, ठीक है, containing mucus, hydrochloric acid and pepsinogen and prorenin and gastric lipase. अभी आपकी जो कोर्स में वो HCl है, पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में, एंड म्यूकस है। HCl एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम विच इनिशिएट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यहाँ क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर फैट का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, कहाँ, स्टमक में, वो सब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। The two protein digesting enzymes, pepsinogen and prorenin, break down the proteins into peptones. Small amount of gastric lipase breaks down lipids, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, हालांकि ये आपके उतना कोर्स में नहीं है तो उसको भी कट ही कर दो, ठीक। अभी हम खाली याद रखें क्या, पेप्सिनोजन, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको जल्दी पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, द partially digested food meets bile, pancreatic juice containing trypsin, lipase, amylase, ये सब क्या है, ये पैनक्रियाटिक जूस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, और ये कब एक्टिवेट होंगे, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होंगे बाइल जूस आने के बाद। बाइल लेवल्सिफाइज फैट, ठीक, पैनक्रियाटिक एमाइलेज हाइड्रोलाइजेस स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज एंड ग्लूकोज, ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, इंटेस्टाइनल एमाइलेज कन्वर्ट माल्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, तो वही बात होगी। ऑल डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स आर सिक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ह्यूमंस में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो दो प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। एक क्या है आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको क्या दिखा, एक सांप दिखा, ठीक, तो कैसा आपका रिएक्शन होगा, तुरंत डर जाओगे, ठीक, रिस्पॉन्स क्या आएगा, भागने का। अब ये रिस्पॉन्स कैसे जनरेट हुआ, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अपना नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है। कैसे, आइज में है फोटो रिसेप्टर, उसने क्या देखा, स्नेक को देखा, सांप को देखा, तो वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा आपके CNS यानी आपके ब्रेन में। ब्रेन में पहले से ही कहीं स्टोर इन्फॉर्मेशन थी कि स्नेक क्या है, डेंजरस एनिमल है, तो हमें क्या करना है, अब भागना है, मतलब ब्रेन ने कमांड दिया कि बेटा भागो अगर बचना है तो। तब क्या होगा, ये कमांड आपके मसल्स में और स्केलेटन में जाएगा कि भाई अब मूवमेंट करनी है, तो आप जल्दी जल्दी भागना शुरू करोगे। जल्दी जल्दी भागने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब ये एनर्जी कहाँ से सप्लाई होगी, ऑब्वियसली जो हमारे रेस्पिरेशन, हमारा जो मटेरियल है ग्लूकोज, क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में यही तो है कि ग्लूकोज का फर्दर क्या होता है, फुल्ली ब्रेक डाउन होता है और ATP प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो अब यही काम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई तब ज़्यादा चाहिए होगी, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट करोगे, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करोगे, और आपका क्या है, जल्दी जल्दी ATP प्रोड्यूस होनी है। तो जो अब ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है आपकी बॉडी की हर एक टिश्यू तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लड की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ब्लड ही तो आपका ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। तो अब इस ब्लड को सप्लाई करने के लिए आपका हार्ट भी जो है जल्दी जल्दी पंप करना स्टार्ट कर देगा। ब्लड, अब हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी। ये तो बात हो गई आपकी नर्वस सिस्टम की कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे गवर्न करेगा ना, यहाँ पर एट दैट मोमेंट जब आप डेंजरस सिचुएशन में होता है तो एक हार्मोन जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है, दैट इज एड्रेनालिन। अब ये कैसा हार्मोन है, ये 3F हार्मोन होता है, ठीक है। मतलब 3F हार्मोन मतलब कि ये फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ठीक है। पहले क्या करोगे आप, फ्लाइट, सीधा भागने की कोशिश करो, उड़ जाने की कोशिश करोगे कि ऐसे डेंजरस सिचुएशन से भाग जाए, ठीक है। दूसरा फ्राइट है, मतलब डरोगे। फिर तीसरा होता है फाइट, मतलब जब अब कुछ भी चारा नहीं है, मतलब समझो आप ऐसे एक बंद कमरे में पहुंच गए सांप के साथ या फिर शेर, किसी के भी साथ जो आपको डेंजरस लग रहा है, तो आप अल्टीमेटली आप क्या करोगे ना, फाइट करने की कोशिश करोगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारे एंडोक्राइन पार्ट की वजह से, ठीक है। तो अब इसी एग्जाम्पल में हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए हैं।
अब देखो, अब नर्वस कंट्रोल, अब इसको थ्योरी पार्ट को लेना, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर इसको हम पढ़ते हैं। नर्वस कंट्रोल इन ह्यूमन बींग्स इज डन बाय सीएनएस इन्वॉल्विंग व्हाट, नर्व इम्पल्सेस। ठीक, साथ में आपका ब्रेन, जैसे पहले एग्जांपल में हमने बताया ना, फोटो रिसेप्टर ने किससे इन्फॉर्मेशन भेजी, आपके ब्रेन को, ब्रेन में प्रोसेसिंग में ब्रेन ने कमांड दिया। हार्मोनल कंट्रोल इन्वॉल्व द यूज ऑफ केमिकल्स, हार्मोन सिक्रेटेड बाय वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड, और इस एग्जाम्पल में कौन सा था, एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन, एड्रिनालिन, उसने रिएक्ट किया। ठीक है, the integration of nervous system and hormonal system is brought about by hypothalamus। ठीक है, ये क्या है, master of master endocrine glands। ठीक, the later part of the brain, ये क्या है हमारा मतलब पार्ट का, हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है। it secretes the neurohormones which regulate the secretion of pituitary hormone। ठीक, जैसे बहुत सारे हार्मोन जो कि हमें पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट हो रहे होते हैं ना, उसको भी ये एक रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे मास्टर ग्लैंड हमारी इसीलिए बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब हमारे मास्टर का भी मास्टर, मतलब प्रिंसिपल समझ लो इसको, वो हमारा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, द पिट्यूटरी हार्मोन इन टर्न रेगुलेट द ग्रोथ एंड सिक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन पॉलिनेशन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of flower is known as pollination। ठीक है, अभी क्यों जरूरी है, फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। इसके दो टाइप्स कौन से हैं, दो टाइप हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि अगर सेम प्लांट का, ठीक है, पहली बात तो एक ही प्लांट है, अब उसी प्लांट में मान लो एक फ्लावर है, ऑब्वियसली वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। सेम फ्लावर का ही अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के सेम फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर सेम प्लांट के किसी एक फ्लावर का एंथर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अगर पॉलन ग्रेन आ जाए तो भी वो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में कि अगर किसी एक प्लांट का मेल पार्ट मतलब पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के मतलब सेम स्पीशीज के ना, ऐसा नहीं कि अगर वो हिबिस्कस है तो वो रोज में चला जाए, ऐसा नहीं, सेम स्पीशीज के किसी एक प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाए तो वो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। चलो, दो टाइप्स भी हमने देख लिए। अब एजेंट्स की बात करें तो एजेंट्स तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं पॉलिनेशन के, एयर भी हो सकता है, विंड जिसे विंड पॉलिनेशन बोलेंगे, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, इन हाइड्रोफाइट्स ऐसा पॉलिनेशन में वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन फाइनली कैसा होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये हमारा किसी प्लांट का, सपोज करिए ये कार्पल है, ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, ये क्या स्टिग्मा है, देन स्टाइल है, यहाँ पे क्या ओवरी है। ठीक, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, यहाँ पे चैलिजल, इनमें 3 एंटीपोडल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे क्या है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर पॉलिनेशन हो गया और यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया तो फर्दर क्या होगा, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होगा और वहां से एक पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब जनरेट होगी जो कि डायरेक्शन देगी किसको, पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से थ्रू स्टाइल फाइनली ओवरी में, ताकि वो यहाँ पर एग सेल के पास आए और फ्यूज हो। यहाँ पे क्या आएंगे, 2 मेल गैमेट। ठीक, फर्दर एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी, और फर्दर दे विल फॉर्म जाइगोट, सिनगैमी की प्रोसेस होगी। ठीक, उससे क्या बनेगा हमारा जाइगोट, एंड जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक, दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, और इसीलिए यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ऑल्दो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द पॉलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन।
The pollen grains germinate on stigma, producing a tube known as pollen tube. ठीक, the pollen tube grows downwards into style and reaches to ovary. Through which process? Through chemotropism. Okay, finally it enters into the ovule through a minute pore. Here one male gamete fuses with egg and this is called syngamy. It is the act of actual fertilization by which production of zygote and development of embryo takes place. चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव. तो मेंडल ने ये कैसे बताया कि कोई ट्रेट डोमिनेंट है कोई रेसेसिव है. उन्होंने क्या कराया था, उन्होंने क्या कराया था यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया था, एक सिंगल कैरेक्टर लिया था प्लांट का. चाहे तो प्लांट का मतलब एक प्योर ब्रीड ली थी टॉल प्लांट की, एक प्योर ब्रीड ली थी डॉफ प्लांट की, उनका क्रॉस कराया था. तो F1 जनरेशन में यानी फर्स्ट फिलियर जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिल गए थे, वो टॉल मिल गए थे, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो ये उन्होंने बताया था थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक, यहाँ पे हम लिख देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का. ये उन्होंने कैसे बताया था, उन्होंने ये बताया था थ्रू डाइहाइब्रिड क्रॉस. मतलब उन्होंने यहाँ पे दो कैरेक्टर नहीं लिए थे, राउंड शेप का सीड विथ ग्रीन कलर एंड येलो कलर का सीड विथ रिंकल्ड शेप. ठीक, तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो दो ट्रेट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के. मतलब अगर यहाँ हम सपोज करें कि ऐसा हम ले लेते हैं कैपिटल आर मतलब क्या, ये है राउंड शेप सीड का और उसके साथ हम येलो कलर ले लेते हैं, ये दोनों डोमिनेटिंग ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों रेसेसिव ले लेते हैं. स्मॉलर रिंकल्ड प्लस ग्रीन. ठीक है, स्मॉल वाई. ठीक, लेकिन हम यहाँ पे हम दो न्यू कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिलता है. राउंड के साथ हमें ग्रीन भी देखने को मिलता है, साथ ही हमें रिंकल के साथ येलो सीड भी देखने को मिलता है. ये हमें क्या देखते हैं, न्यू सीड देखने को मिलते हैं इन द रेशियो. अगर मैं बात करूँ ऐसे 9:3:3:1 का रेशियो होता था ना, 3:3 यानी 1:1 का रेशियो हमें इसका भी देखने को मिल रहा होता है. तो ये हमारा बताता है विद द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस हम बताते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट होते हैं. यहाँ पे एक और लॉ हमारा आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, जो कि ये बताता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जो ट्रेट्स होते हैं ना वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो मिक्स नहीं होते. ठीक है, चलो अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखना है तो लैंग्वेज फॉर्म में भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं. मेंडल सिलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड डॉफ पी प्लांट्स. ठीक है, कौन सा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला. व्हेन अ टॉल प्लांट इज क्रॉस विद अ शॉर्ट प्लांट ऑल द F1 हाइब्रिड और टॉल. ठीक, द ट्रेट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द हाइब्रिड इज द डोमिनेंट वन. ठीक है, जो अभी एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेटिंग है, जो हाइड हो जा रहा है वो रिसेसिव ट्रेट है. Mendel's first law of inheritance states that when a pair of contrasting factor is brought in a hybrid, one factor inhibits the appearance of other. The one which inhibit the dominant and one which is inhibited is recessive. ठीक है, ये हो गया थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन. नेक्स्ट है डाइहाइब्रिड वाला, इंडिपेंडेंट वाला. Mendel performed an experiment in which he took tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed. अब इन्होंने ये दो कैरेक्टर ले लिए हैं. ठीक, short plant with wrinkled seed. ठीक, in F1 they were all tall and had round seeds. ठीक है, मतलब सारे के सारे क्या होते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर के थे. ठीक, tallness and round seeds were thus dominant traits when he used these F1 progeny to regenerate in F2 progeny. F2 प्रोजेनी में हमें जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा. बाय सेल्फ पॉलिनेशन ही फाउंड दैट सम F2 प्रोजेनी वर टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड सम वर short plants with wrinkled seeds. At the same time there are tall plants but had what, wrinkled seed, which is a new combination, while others were short but had round seed. ये भी क्या है, न्यू कॉम्बो है और ये भी जो है न्यू कॉम्बो है. Thus Mendel's experiments show that the tall or short trait and the round and wrinkled seed that are independently inherited. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। तो देखो वेस्ट डिस्पोजल हम बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग आवर एटीट्यूड। मतलब अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग सॉर्ट कर रहे हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को पहले अपने डस्टबिन से अलग कर ले रहे हैं, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होगा। साथ के साथ जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एक गड्ढा करके प्रॉपर कंपोस्ट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पील्स हो गई हैं, या फिर ड्राइड लीव्स हैं, या एनिमल एक्सक्रीटा है, काऊ डंग है, इनका क्या कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो फाइनली हमें उसको यूज़ करना चाहिए। साथ के साथ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनके डिस्पोजल का जो है इफेक्टिव मेथड क्या है, लैंडफिल्स, इंसर्नेशन, हाँ ऐसे बहुत सारे मेथड है। ठीक, अब चलो इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखना है तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। वेस्ट डिस्पोजल लिटरली मीन्स गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट। वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट disposal by changing our lifestyle and attitude. If we minimize the use of disposable article and start using only those article which can easily be recycled, ठीक है, ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि बार बार यूज़ करके फेंक देने से बेटर है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का यूटिलाइज करें जिसको हम खुद ही रिसाइकल कर लें या हम खुद ही उसका ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें। वी कैन रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। We can also bury kitchen waste, fallen leaves of kitchen garden into a pit and then use the manure formed due to their decomposition. ठीक है, कंपोस्ट बना ले, मैन्योर बना ले। ठीक है, अब सम प्रोमिनेंट मेथड्स क्या क्या है, लैंडफिल्स है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर है, एंड इंसर्नेशन है। ठीक, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है केस बेस्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस का। इसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्ट्रेशन, ठीक, ऑफ ब्लड टू एक्सट्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है होगा आपका। इफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, दे विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग टू अनरिपेयरेबल टॉक्सिक लेवल्स। बिसाइड्स, अब इसके अलावा किडनी के क्या काम दिए हैं, kidney play other functions such as osmoregulation, secretion of erythropoietin, enzyme renewal and conversion of inactive form of vitamin D to its active form। ठीक है, ये आपको किडनी के फंक्शंस दे रखे हैं, तो मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला देखते हैं। इंटरनली ईच किडनी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट्स। एक्सक्रीटरी यूनिट्स जिसको कॉल्ड, तो मतलब किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट के बारे में पूछा है, वो हम सबको पता है क्या है, नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले जॉइंट्स। अब लूप ऑफ हेनले क्या ज्वाइन करता है, तो आप जल्दी से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ठीक, ये देन ये कहाँ पे होता है, ये एक हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ओके, बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल ऐसे आगे जाती है किसमें, पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन ये ऐसे नीचे जाते हैं, कहाँ से, ये है जो नीचे इतनी बड़ी सी लूप, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, जिसके बारे में आपसे पूछा है कि लूप ऑफ हेनले ज्वाइन कर रही है किसको किसको, लूप ऑफ हेनले ज्वाइन करेगी पीसीटी को डीसीटी से। डीसीटी क्या है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, फर्दर ये क्या है, कहाँ पे ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो ये आपका रफ स्ट्रक्चर मैंने बना दिया किसका, नेफ्रॉन्स का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लूप ऑफ ये क्या है हमारा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किसको किसको ज्वाइन कर रही है, पीसीटी को, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू स्टेटमेंट आर गिवन, लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन वाला है, ये तो बहुत इजीली हम कर लेते हैं, हमको पता है, ऑप्शन भी पता है कि दोनों सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है तो ए, दोनों सही है बट दोनों का कोई लिंक नहीं है तो बी, ए सही है बी गलत है तो सी, ए गलत है और असर्शन सही, रीजन सॉरी सही है तो फॉल्स, सॉरी ए अगर फॉल्स है, रीजन ट्रू है तो डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारा, ग्लोमेरुलस इज अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल। तो बात तो सही, यहाँ देख लो डायग्राम में, ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलस, ये कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल में ही नहीं है, सही बात है। देन रीजन दे रखा है, बोमेंस कैप्सूल इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईच नेफ्रॉन। देखो एंटीरियर मोस्ट पार्ट तो है ही, ये भी बात सही है, देखो ये भी तो आगे का ही पार्ट है ना बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बात तो सही है।
बट क्या ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन यूरिन कंटेन अबाउट 95% वाटर एंड 5% नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जो कि ज़्यादातर क्या होगा उसमें यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा। ये बात सही है? हाँ, ये बात तो सही है। नेक्स्ट रीजन दे रखा है, यूरिन इज येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। नहीं भाई, यूरिन का कलर येलो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम भी क्या होता है ना, ये हीमोग्लोबिन का जो होता है, ये एक तरह से बोलें तो वेस्ट पार्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ यूरोक्रोम होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, ठीक। तो ये सेंटेंस ही गलत है। तो यहाँ पे आपका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ आज का ये सैम्पल पेपर भी आपका खत्म होता है। अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को जोर शोर से खत्म कर लेना चाहिए। अब शुरू की बात ही नहीं है, 3 पेपर्स हो चुके हैं, इसका रिवीजन करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करो, लिखो, जो क्वेश्चन नहीं है उन्हें पूछते रहो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय स्टूडेंट्स।